अपने देश की सेवा करना हर नागरिक का फर्ज है और इसी फर्ज को निभाने के लिए कई स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक गवर्नमेंट सर्विस की जहां पे आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और आज हम बात कर रहे हैं आईएफएस की। आईएफएस की फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर एंड टुडे वी आर गोना नो अबाउट हाउ टू बिकम एन आईएफएस एंड हम इसमें जानेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आईएफएस एस्टैब्लिश हुआ था 9 अक्टूबर 1946 को और इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आपको जान के हैरानी होगी कि आईएफएस ऑफिसर का स्कोप आईएएस ऑफिसर से बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि आईएएस ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया के लेवल पे काम करता है, उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट पे काम करता है। बट एक आईएफएस ऑफिसर जो होता है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे और वहां पे सारे जो मसले होते हैं उनको सुलझाते हैं इंटरनेशनल लेवल। और अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे सबसे पहले तो नेशनैलिटी आपकी होनी चाहिए इंडियन, ग्रेजुएटेड होने चाहिए। एकेडमिक लेवल पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की तो जनरल कैटेगरी के लिए 7 अटेम्प्ट्स, एससी एंड एसटी के लिए मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एंड ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं। एक एस्पिरेंट को 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए। और बात करें इसकी वैकेंसीज की तो 30 to 35 वैकेंसीज इसमें आती हैं हर साल। और ये दूसरी पॉपुलर जो सर्विसेज हैं लाइक आईएएस, आईपीएस एंड आईआरएस उससे बहुत ही कम है। अब बात करते हैं फाउंडेशन कोर्सेज की। ये फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मसूरी में। और यहाँ पे वही सिविल सर्वेंट्स आते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर चुके हों और इसके बाद उनको 3.5 मंथ की ट्रेनिंग क्रॉस करनी पड़ती है उस एकेडमी में। और वहां उन्हें बताया जाता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जिससे इंडिया हर साल या हर टाइम लड़ रहा है। इस फाउंडेशन कोर्स के बाद बारी आती है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम की और ये होता है न्यू दिल्ली में सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। इंडियन डिप्लोमेट्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है करीबन 1 साल और यहाँ इनको सिखाया जाता है डिप्लोमेसी के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें इंक्लूड होती है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ट्रेड, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉज, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस, हॉस्पिटैलिटी, प्रोटोकॉल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सब जानने के बाद उनको दिखाया जाता है और समझाया जाता है गवर्नमेंट बॉडीज एंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में भी। अब बात करते हैं आईएफएस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। आपने एम्बेसडर्स के बारे में सुना होगा, आपने डिप्लोमेट्स ऑफ द कंट्रीज के बारे में सुना होगा और आपने स्पीकर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में भी सुना होगा। ये सब के सब आईएफएस ऑफिसर्स ही होते हैं और इन ऑफिसर्स को ये पोस्ट दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड देयर टैलेंट। यही आईएफएस ऑफिसर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एम्बेसी में और जब भी कोई मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पर वहां भी। ये तो बात हो गई आईएफएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, पर अब जान लेते हैं करियर एंड रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। जो अगर आप आईएफएस ऑफिसर के रैंक पे पहुंच जाते हैं तो आपको आगे कैसे कैसे स्टेप मिलेंगे। तो सबसे पहला रैंक आता है 3rd सेक्रेटरी का, ये एक एंट्री लेवल है। उसके बाद 2nd सेक्रेटरी, उसके बाद 1st सेक्रेटरी, फिर उसके बाद काउंसलर, उसके बाद मिनिस्टर और अगर आपकी किस्मत और अच्छी रही और आपका हार्डवर्क और अच्छा रहा तो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, डिप्टी चीफ हाई कमिश्नर, डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और इसके बाद का जो लास्ट होगा वो आप बन सकते हैं एम्बेसडर। ये तो हमने बात की एम्बेसी की। अब जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या रैंकिंग स्ट्रक्चर रहता है। स्टार्टिंग होती है असिस्टेंट सेक्रेटरी से, उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी, उसके बाद डायरेक्टर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी एंड देन सेक्रेटरी, देन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब यहां तक तो हम जान चुके हैं आईएफएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उनके रैंक्स के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बट अब हम जान लेते हैं कैसी न्यूज के बारे में जिसके बाद ये पोस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। ये बात हुई थी स्नेहा दुबे की, जिन्होंने यूएनजीए में जाके इमरान खान को बहुत ही अच्छा जवाब दिया और इससे वो पॉपुलर हो गए ट्विटर पे एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन शॉर्ट में ये भी जान लेते हैं कि इमरान खान ने असेंबली में कहा क्या था। उन्होंने बात की थी जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा था, इसके बारे में उन्होंने असेंबली में कड़ी निंदा की थी इंडिया के बारे में और इसका जवाब दिया था स्नेहा दुबे ने। उन्होंने कहा था कि कैसे पाकिस्तान नर्चर कर रहा है टेररिज्म को और ये उम्मीद कर रहा है कि वो उसको हार्म नहीं करेगा और कैसे वो उनको सपोर्ट करते हैं। ओसामा बिन लादेन को कैसे उन्होंने अपने यहाँ पे पनाह दी थी और कैसे वो उसको एक शहीद के भांति देखते हैं। ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसको हम करते हैं यहीं पे रैप अप।
और अगर आपको ऐसे ही अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में जानना है, सलाह लेनी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सीकेक्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग करियर कंसल्टेंट्स वेल वेरीफाइड, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग कंसल्टेंट्स भी हैं, जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, करियर कंसल्टेंट एटसेट्रा। सो आप प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे आइए और एक बार यूज़ करके देखिए कि कैसे आपकी लाइफ टर्न अराउंड होती है। सो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करिएगा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।